साना साना हाथ जोड़ी। भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखिका गंगटोक शहर गई। गंगटोक शहर की उन्होंने सुंदरता को देखा। युमथांग के रास्ते में उनको किस प्रकार से घाटियाँ और वादियाँ मिली। पहाड़ी औरतों को काम करते हुए देखा कि वो बच्चे भी अपने पालती हैं, डोकों में रखती हैं और कठिन श्रम करती हैं, कठिन रास्ते बनाती हैं। हम लोगों ने भाग 1 में पढ़ा। अब इसका पार्ट 2 है, स्कूलों से लौटते पहाड़ी बच्चे। पहाड़ी बच्चों का किस प्रकार से जीवन होता है और वो क्या कहते हैं। लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिले, जिनके बारे में जितेंद्र नार्गे बता रहा था। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अपनी माँओं के साथ काम भी करते हैं। आगे बढ़ते जा रहे थे, खतरा भी बढ़ता जा रहा था। रास्ते सकरे होते जा रहे थे। रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियाँ खतरों के प्रति हमें सजग कर रही थी। आगे चाय के बागानों में युवतियाँ, किस प्रकार से युवतियाँ चाय के बागानों में काम कर रही थीं। सूरज ढल रहा था। उसी समय पहाड़ी औरतें गायें चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीव अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। वहाँ का दृश्य देखा कि चाय से भरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू, सिक्किम परिधान है, ऊपर गाउन तक होता है, गाउन जैसा होता है, पहने हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन बहुत ही सुंदर लग रही थी। श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा और डूबते सूर्य की इन इंद्रधनुषी छटा को देखकर मंत्रमुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य था। लेखिका ने जब देखा कि आसमान में सूरज डूब रहा है, उसकी लालिमा और गोरी चिट्ठी पहाड़ी औरतें श्रम करती हुई, उनके चेहरे जो लाल हैं और लाल रंग का जो बोकू पहने हुए हैं, और हरे रंग के बागान में जो पत्तियां हैं, चाय की पत्तियां, हरी हरी पत्तियों के बीच में जब वो काम कर रही हैं, उनका सौंदर्य अद्वितीय अनुपम था। लेखिका कहती, इतना सौंदर्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अब लाउंग में पड़ाव। लेखिका ने लाउंग में पड़ाव किया है। गगनचुंबी पहाड़ों के नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती थी लाउंग। तीस्ता नदी के तीर पर किनारे लकड़ी के बने घर में ठहरे थे। या अपनी सुस्ती दूर करने के उद्देश्य से हाथ मुँह धोकर तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर लेखिका बैठ गई। वातावरण में अद्भुत शांति थी। आंखें लेखिका की भर आई। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे उनके भीतर उगने लगा है। वही सुख शांति है, सुकून है, जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस तरह इस लय, ताल और गति के साथ खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया। लेखिका कहती हैं, जंगलों को काट कर, पहाड़ों को काट कर प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, प्रकृति उस खिलवाड़ को, मनुष्य के द्वारा किए गए इस खिलवाड़ को प्रकृति कभी भी माफ़ नहीं करेगी। अंधेरा होने से पहले तीस्ता नदी की धार तक लेखिका पहुंची। लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। रात गहराने लगी। जितेंद्र ने गाना शुरू किया। एक एक कर सभी सैलानी माने टूरिस्ट गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 साल की जो सहेली थी, वो इस तरीके से नाच रही थी कि वो जवान लड़कियों को भी मात देने लगी, जिसे देखकर लेखिका अवाक रह गई। लायुंग की सुबह वह टहलने निकली। बर्फ़ की तलाश थी, कहीं भी बर्फ़ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि लाउंग की सुबह वह टहलने निकली है। बर्फ़ की तलाश थी पर उसे बर्फ़ नहीं मिली। तो उसने बताया, जो वहाँ का सिक्किमी युवक था, उसने कहा आप कटाऊ चली जाए, कटाऊ में आपको बर्फ़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है और कटाऊ यहाँ से 500 फीट की ऊंचाई पर है। कटाऊ की ओर सफ़र शुरू किया लेखिका ने। बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ती रही।
जगह जगह चेतावनियाँ लिखी हुई थी, सबकी सांसें रुकी हुई थी, सबको डर लग रहा था। कटाव के करीब पहुँची, नार्गे ने बताया कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ़ दिखाई दी। सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ़ में कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ़ थी। सब फोटो खींच रहे थे और लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने ही वेदों की रचना की होगी, जीवन मूल्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। ये ऐसा सौंदर्य जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो एक क्षणों के लिए वो करुणा का अवतार बुद्ध हो जाएगा। दूसरी ओर लेखिका की सहेली मणि भी दार्शनिक की तरह कह रही थी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही सब तरफ मचती है तो ये बर्फ़ की शिलाएं पिघल कर जलधारा हमारे लिए बन जाती है और हमारे सूखे ओंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है प्रकृति की, जल संचय की। इस तरह नदियों का कितना उपकार है हम पर। थोड़ी ही दूर चीन की सीमा है। आगे बढ़े, फौज की छावनियाँ दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है, जहाँ सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम यहाँ ठिठुरने लगे हैं, और ये हमारे जवान जनवरी और दिसंबर के महीने में, पौष और माघ के महीने में भी सब कुछ जब जम जाता है तब ये यहाँ पर तैनात रहते हैं। ये कैसे रहते होंगे? लेखिका उनके बारे में सोचने लगती है। लायुंग से युमथांग की ओर लेखिका लौट रही है। लायुंग से युमथांग की ओर बढ़े, यहाँ एक नया आकर्षण था। ढेरों रोडोडेंड्रोन और प्रियोता के फूल थे। इन घाटियों में बंदर भी दिखाई दिए। युमथांग पहुँचे, मंजिल तक पहुँचने की खुशी थी। यहाँ चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उन लोगों ने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो लेखिका को लगा कि ये लोग देखो अपने आप को भारतीय कहते हैं, अपने राज्य से, अपने प्रांत से अपनी पहचान नहीं बताते। ये सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहीं पहाड़ी कुत्ते भी दिखे, जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये सुनकर लेखिका को आश्चर्य होने लगा। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी ज्वार भाटे का प्रभाव पड़ता है? जितेन तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा। यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक कर गिर गए थे। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाता है वो मर जाता है। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते। हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गंगटोक नहीं, गंतोक कहते हैं। जितेन गंतोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थलों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती है कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। इस प्रकार ये साना साना हाथ जोड़ी, जो अद्भुत यात्रा वृत्तांत है, जो हमें हिमालय प्रदेश का भ्रमण कराता है।